साथियों जय हिंद। आज मैं बात करूंगा साइंस के बारे में। मैं क्रैश कोर्स लेके आया हूं। साइंस का हर वो चैप्टर जो आपको पढ़ने में मुश्किल लगता है उसे मैं एक अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। इसे पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हर वो चीज कवर किया जाएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। साथियों फर्स्ट चैप्टर आपका क्या हो गया? फर्स्ट चैप्टर हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा, गर्मी के समय में अगर दूध रखा जाए तो क्या होगा? बरसात के दिन में एक लोहे को छत पर छोड़ दिया जाए, कुछ ना कुछ रिएक्शन उसके अंदर होता ही है। तो उसे आज हम एक अच्छे तरह से जानेंगे, आखिर ये चीज हमारे सराउंडिंग में क्यों होता है। देखिए साइंस एक्चुअली है क्या? साइंस एक्चुअली यही है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज हो रहा है उसे जानने का कोशिश करता है। साइंस हमें यही बताता है कि हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीज हो रहा है, उसे डिस्क्रिप्शन देता है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपके अगल बगल जो भी चीज हो गया, घर के बाहर अंदर जो भी चीज हो गया, कुछ ना कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग चीज हो ही रहा है। उसी को डिटेल में एनालिसिस करने के लिए साइंस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं। और मैं बेसिकली यहाँ पे साइंस इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे स्कोर मिले और एक अच्छे नंबर आप पा सके। केमिकल चेंज क्या हो गया इसे मैं लिख लूंगा। केमिकल चेंज किसे कहा जाता है? कोई भी एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया प्रॉपर्टी बने, न्यू प्रोडक्ट के साथ न्यू प्रॉपर्टी भी बने, उसे हम केमिकल चेंज बोलेंगे। जैसे कोई पेपर है, उसे आप फाड़ दिए, क्या वो केमिकल चेंज है? फाड़ने के बाद पेपर का प्रॉपर्टी चेंज हुआ? नहीं हुआ। कोई इरेजर हो गया, पेन हो गया, उसे आप काट दिए, काटने के बाद क्या उसको प्रॉपर्टी चेंज हो गया? नहीं ना हुआ जी, सिर्फ उसका शेप एंड साइज चेंज हुआ। तो इसी के लिए केमिकल चेंज में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसका प्रॉपर्टी में चेंज होना। ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ अ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगा। न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं। जैसे उसके अंदर की चीज, बाहर का चीज जो हो गया आपका क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे उसके अंदर क्या हो रहा है, कोई भी रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या चीज हो रहा है। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल ले लूंगा। देखिए सबसे पहले मेरे पास एग्जांपल है, कैसे? रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्टिंग होना क्या है? केमिकल चेंज है। क्या हो गया? कडलिंग ऑफ मिल्क, मतलब दही, दूध से दही बन जाना, तो क्या है? केमिकल चेंज। आप दही से फिर बना सकते हैं जी, दूध नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। एलपीजी गैस का भी जलना क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। उस कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब बोल सकते हैं एक तरह से दही का बनना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। और उसके बाद क्या होता है? बर्निंग ऑफ एलपीजी, या कंबसन बोल दीजिए, सिर्फ कंबसन ऑफ एलपीजी गैस। साथियों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया केमिकल चेंज हम किसे कहते हैं। केमिकल चेंज हम उसे कहते हैं जिसमें एक नया चीज फॉर्म होता है, कोई भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। मैं बात करूंगा फिजिकल चेंज के बारे में। कोई भी एक चेंज जिसे आप रिवर्स कर सकते हैं। आप पेपर पर हैं, उसे फिर फाड़ दिए, वो पेपर ही ना है जी। फिर से पेपर को हम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। पानी है, उसका हम बर्फ बनाए, फिर बर्फ से भी पानी तो बन सकता है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। केमिकल चेंज जो हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब ये वापस नहीं आ सकता है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये वापस नहीं आ सकता है। ये कैसा हो सकता है जी? ये वापस नहीं आ सकता है। पानी का स्टीम में बनना, भाप बनना, यानी तो भाप को भी हम ऊपर मतलब जैसे खाना बना रहे हैं, जो भाप है वो पानी के बूंद के फॉर्म में ऊपर में जमा हो जाता है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो जो ऊपर बर्तन रखते हैं उसमें, तो वहां से फिर भाप से पानी बन जाता है। और इसी तरह बर्फ से भी पानी बन जाता है। मतलब ये कह सकते हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। डिफिनेशन, ए चेंज इन बीच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। न्यू सब्सटेंस बनता है जी, न्यू सब्सटेंस बना कि नहीं बना, बट देयर इज ओनली, मतलब उसका शेप साइज यही में बस डिफरेंस आएगा। बाकी उसका प्रॉपर्टीज में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। उसका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है ना वो पहले भी वही रहेगा। जैसे आप इरेजर काट दिए, उसका क्या प्रॉपर्टी चेंज हो गया? पहले भी वो मीटर नहीं था, अभी मीटर नहीं रहेगा। अभी पहले भी मिटाने का काम करता है, अभी मिटाने का काम करेगा, तो उसका प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुआ। बट उसका शेप एंड साइज चेंज हुआ नहीं जी। पहले मान चलिए इतना इतना लंबा था, फिर काटने के बाद इतना लंबा हो गया, बट देयर इज ओनली चेंज इन शेप एंड साइज।
किसमें चेंज होगा? सिर्फ शेप और साइज में बदलाव होगा। कोई भी एक नया सब्सटेंस बनेगा, उसका सिर्फ शेप और साइज में बदलाव होगा। जैसे मैं इसका कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ। बॉइलिंग ऑफ वाटर, मतलब आप समझ रहे हैं, पहले वाटर लिक्विड फॉर्म में है, फिर उसका स्टीम फॉर्म बना, तो ये कैसा हो गया? फिजिकल चेंज। इसको हम फिर रिवर्स भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, वाटर का गैस से इंटू लिक्विड में बनना। और जैसे हम बोल सकते हैं पानी में चीनी डाल दीजिए या नमक डाल दीजिए, कुछ भी, मतलब इसे कैसे? डिजोल्यूशन ऑफ साल्ट इनटू वाटर, डिजोल्यूशन ऑफ साल्ट वाटर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया साथियों। देखिए फिजिकल चेंज में क्या होगा? एक नया प्रोडक्ट बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा, बट उसका प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? सिर्फ उसका शेप एंड साइज में। प्रॉपर्टीज हमेशा उसका सेम ही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई भी फिजिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसे पता कैसे चलेगा जी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा ना कि इसके ऑब्जर्वेशन के इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए कोई भी सब्सटेंस का चेंज इन स्टेट हो गया जी, चेंज इन कलर हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, टेम्परेचर में क्या बदलाव होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसे मैं कैसे पता करूंगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो सबसे पहले उसका स्टेट बदल रहा है। जैसे पहले लिक्विड है या सॉलिड है, कुछ भी हो रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि हाँ जी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई भी सब्सटेंस का क्या हो रहा है जी? कलर में बदलाव हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या समझेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। किसी भी रिएक्शन में अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस निकल रहा है, जैसे हाइड्रोजन गैस अधिकांश रिएक्शन में निकलता ही है, या CO2, कोई भी गैस मान लीजिए, हाइड्रोजन ही एक्सेप्शन, मतलब नहीं है कि हाँ हाइड्रोजन ही निकले, कोई भी गैस निकल रहा है, तो हम समझेंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। टेम्परेचर में बदलाव हो, जैसे पहले कुछ टेम्परेचर है, जैसे पानी है, अभी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर कुछ है, गर्म करेंगे कुछ होगी, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। प्रिसिपिटेट का बनना, मतलब वो जम जाए, पहले लिक्विड फॉर्म में है फिर प्रिसिपिटेट बन जाए, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। ठीक है साथियों, अब हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन आखिर में होता क्या है। सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख लेता हूं, इसके बाद मैं इसे डिटेल से बताता हूं आखिर ये होता क्या है। देखिए कोई भी सब्सटेंस, जो एक सब्सटेंस हो गया या एक से ज्यादा सब्सटेंस जो आपस में ही रिएक्ट करता है, दोनों आपस में ही रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसका प्रॉपर्टी अलग होगा जी। देखिए ये दोनों का प्रॉपर्टी अलग होगा और इसका प्रॉपर्टी अलग होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और ये क्या हो गया? ये सिंबल ऑफ रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया जी? सिंबल हो गया, सिंबल ऑफ रिएक्शन हो गया, या डायरेक्शन ऑफ, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, या सिंबल ऑफ रिएक्शन। यहाँ इस फॉर्म में ज्यादा मुझे लग रहा है सिंबल से अच्छा ज्यादा हम क्या लिख लेंगे? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कोई भी एक कंपाउंड, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग कंपाउंड है जी, ये दोनों साथ में मिलकर क्या बना दिया जी? वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। मतलब एक इधर रिएक्टेंट हो गया, इधर प्रोडक्ट हो गया। एक या एक से ज्यादा कंपाउंड आपस में ही रिएक्ट करे और एक नया कंपाउंड को फॉर्मेशन करे जिसका प्रॉपर्टी भी अलग हो, उससे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। हाँ हो रहा है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड में है LHS में जो हो गया, इसे हमको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो RHS में हो गया इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इधर आपका फिगर भी दिया, फिगर से भी समझ सकते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करके यहाँ प्रोडक्ट बना दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो भी चीज है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और इधर दो भी चीज है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है साथियों, देखिए केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन कहते किसको है? देखिए हमने आपको बताया केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसे किसी न किसी सिंबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसी जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं।
जैसे ये किसी सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्या के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर कुछ फॉर्मूला हो गया उसके रूप में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हो गया, कुछ फॉर्मूला के फॉर्म में इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है साथियों, मैं इसका डिफिनेशन बता देता हूँ। इसका हम क्या डिफिनेशन होगा, अगर मान चलिए एग्जाम में आ गया केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज, मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ। यह क्या है जी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और किसका, केमिकल रिएक्शन का। किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जी, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है ना उसका एक क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है थ्रू सिंबल एंड फॉर्मूला। क्या, किस चीज के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल एंड फॉर्मूला। देखिए यहां तक आप समझ में गया क्या चीज का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किसका, केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज के, सिंबल और फॉर्मूला से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक तो समझ गए। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल ले, जानते हैं आप वाटर कैसे बनता है। वाटर देखिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। क्या ये सही लग रहा है लिखना, इतना लंबा किसी को याद करने के लिए भी मुश्किल होगा कि हाँ भाई हम इसे इतना लंबा कैसे याद रखें। तो इसी के लिए हम इसे एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, H2। ठीक हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर ऑक्सीजन का O2, फिर एक क्या हो गया, दोनों मिलके क्या बन गया जी, H2O। ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया जी, केमिकल केमिकल इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका, केमिकल इक्वेशन होगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए इधर जो है भी इससे हम क्या बोलते हैं जी, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इस साइड जो RHS में हो गया इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। देखिए केमिकल इक्वेशन है उसे हम लिखेंगे, उसका कुछ ना कुछ रूल होगा ना कि हाँ इस रूल पे हम बनाएंगे केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका हम इक्वेशन बनाएंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ रूल होगा पहले से बना हुआ केमिकल। हाँ इस रूल पे केमिकल इक्वेशन बनेगा। चलिए उसे मैं लिख लेता हूँ। केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। सबसे पहले देखिए कहीं भी आपका ऑक्सीजन रहेगा उसे हम सबसे पहले देखेंगे कि हाँ दोनों तरफ केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल में है या नहीं है। हम देखेंगे, क्या देखेंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम होना चाहिए। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, मींस नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्ट। यहां तक तो समझ में आ गया। उसके बाद हम सबसे पहले किससे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। उसके बाद हम किससे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। उसके बाद हम किससे बैलेंस करेंगे जी, हाइड्रोजन को। फिर उसके बाद अदर एलिमेंट को, फिर जैसे आयरन हो गया और भी जैसे अल्युमिनियम हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी अदर एलिमेंट रहेगा उसे हम बाद में बैलेंस करेंगे। चलिए इससे कुछ एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने एक एग्जांपल ले लिया किसका, आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर आयरन का ऑक्साइड बना दे रहा है और वो हाइड्रोजन बाहर निकल जा रहा है। इसे हम बैलेंस करके देखते हैं इसे कैसे बैलेंस किया जाता है। ये आपका क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो इसे हम सबसे पहले लिख लेंगे, रिएक्टेंट में आयरन का हर एक एलिमेंट का एटम लिख लेंगे। इधर कितना एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितना एलिमेंट है। देखिए रिएक्टेंट साइड में आयरन का कितना एलिमेंट हो गया, एक। प्रोडक्ट साइड में आयरन का कितना, आयरन का एटम कितना हो गया, 3। और इधर में हाइड्रोजन का एटम कितना हो गया, 2। और ऑक्सीजन का एटम कितना हो गया जी, 1। और इधर हाइड्रोजन का एटम कितना हो गया, देखिए हाइड्रोजन का एटम कितना है जी, 2 है। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, 2। ऑक्सीजन का कितना एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे है कितना, 4। 4। अब हमें इस तरह से देखना है कि हाँ दोनों साइड इक्वल हो, इस साइड भी नंबर ऑफ एटम सेम हो और इस साइड भी नंबर ऑफ एटम सेम हो। देखिए साथियों हम जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका जो भी एनर्जी पहले है उतना ही रिएक्शन के बाद भी उतना ही एनर्जी रहेगा। ना तो उसका एनर्जी क्रिएट होता है ना टू डिस्ट्रॉय होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो भी जितना एनर्जी अभी लगा उतना बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। तो इसी के लिए हम सबसे पहले इसको क्या
हम आपको हम रूल बताए थे। रूल में देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। रूल में सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है जी, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर अदर एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो इसीलिए हम सबसे पहले किससे बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए इधर एक एलिमेंट है और इधर 4 एलिमेंट है, क्या इधर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे 4। ठीक, इधर तो 1 ही है। ठीक, और फिर इसके बाद क्या, देखिए हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस जी है, हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस है जी, हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस है, इधर भी सेम अमाउंट है, इधर भी सेम अमाउंट है। अब हमें किसे बैलेंस करना है, हमें बैलेंस करना है किसे, आयरन को। इधर 1 एलिमेंट है और इधर 3 एलिमेंट है, तो ये हम क्या करते हैं, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों साइड में इक्वल हो गया। देखिए मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, इसे हम लिख लेंगे। देखिए जो भी रिएक्टेंट साइड आप मल्टीप्लाई, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हो गया, ये प्रोडक्ट साइड, जो रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई किए हैं वो रिएक्टेंट का साइड में लिखिएगा, और जो प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई किए हैं उसे प्रोडक्ट के साइड में लिखिएगा। जैसे देखिए आयरन का 3 से मल्टीप्लाई किया, आयरन इसमें है जी, नहीं है, आयरन इसमें है, तो या इसमें हम क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ऑक्सीजन में हम 4 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन इसमें है, नहीं है, इसमें है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जितना भी जो कंपाउंड में ऑक्सीजन रहेगा सब में हम उतना से मल्टीप्लाई, इधर एक ही कंपाउंड है, इधर एक ही कंपाउंड है, इसीलिए हम इधर 4 से मल्टीप्लाई एक ही कंपाउंड में किए। चलिए अब इधर देखते हैं। देखिए आयरन पहले से इधर 3 है, पहले से इधर आयरन 3 है, उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन बैलेंस है, देखिए हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन 4 है, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर कोई नहीं। अब देखिए, अब इसे देखिए क्या दोनों बैलेंस है, इधर भी। अब मैं इसे काउंट करता हूँ। सबसे पहले हम देखिए आयरन को काउंट करते हैं, इधर कितना एलिमेंट है जी, इधर 3 है, और देखिए इधर आयरन कितना है, देखिए यहाँ भी आयरन 3 है, ये बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। अब देखिए अब हाइड्रोजन को हम काउंट करते हैं। अब देखिए हम हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, इधर कितना, ये 2 है और इंटू 4, 4 टू जा 8, इधर इधर 8 है और इधर 2 ही है, बैलेंस है नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 2 को 8 बनाना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 इंटू 4 8 हो गया, इधर इधर भी 8 एलिमेंट, इधर भी 8 आइटम हो गया, इधर भी हाइड्रोजन का दोनों का साइड 8 आइटम हो गया, मतलब हाइड्रोजन भी अब बैलेंस हो गया। अब चलिए ऑक्सीजन को देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 4, मीन्स ये केमिकल रिएक्शन ये फुल्ली बैलेंस हो गया। नाउ इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कितना भी लंबा दिया हो, उसे आप समझ जाएंगे किस तरह से बैलेंस करना है। देखिए और एग्जांपल आप देखिएगा, उसमें क्या रहेगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया हो उसका स्टेट भी मेंशन किया जाता है। जो भी आप बैलेंस कीजिएगा, जो भी आप बैलेंस कीजिएगा, उसमें आप उसका स्टेट जरूर देख लीजिएगा। उसमें आप उसका, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर सॉलिड में है तो उसे आप सॉलिड की जगह एस लिखिएगा, अगर लिक्विड फॉर्म में हो गया तो एल लिखिएगा जी, अगर गैसियस फॉर्म में हो गया, गैसियस के लिए एक्वस हो गया, प्रिसिपिटेट हो गया, पीपीटी प्रिसिपिटेट हो गया, इस तरह से हो रहेगा। और कुछ में टेम्परेचर दिया रहेगा, जो भी एरो के साइड में सब दिया रहेगा, टेम्परेचर हो गया जी, कैटलिस्ट हो गया। मैं कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट हम आगे कहते किसको है, कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट हम उसे बोलते हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। उसका केमिकल रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, बट उसे आने से केमिकल रिएक्शन तेज हो गया। कैटलिस्ट के बारे में मैं लिख लेता हूं, अपने कंज्यूम नहीं होगा जी, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। देखिए ये रिएक्शन है किसका, ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन। ग्लूकोज कैसे बनता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो क्या बनता है जी, ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे सनलाइट क्या चीज का रोल प्ले कर रहा है, क्लोरोफिल, ये दोनों कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं जी। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या चीज का रोल प्ले कर रहे हैं जी, कैटलिस्ट का। इनका कोई प्रोडक्ट में कहीं पे इसका रोल है, सनलाइट का, क्लोरोफिल का प्रोडक्ट में कहीं आपको नजर आ रहा है,
नहीं आ रहा है। इसी तरह कुछ लोग हमारे जिंदगी में ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो बाद में आपको कहीं नहीं दिखे लेकिन इतना बड़ा काम करके चल जाएंगे कि आपका आपका जिंदगी पूरा सेटल हो जाएगा। तो उसे हम उन्हीं लोग को कैटलिस्ट बोलते हैं। उनकी वजह से हमारे जिंदगी बहुत आराम से चलने लगता है, आपका लाइफ स्पेन इंक्रीज हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में जिससे आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सी 6CO2 12H2O, उसको सनलाइट या क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अब जब रिएक्ट कराएगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और साथ में ही ऑक्सीजन निकलता है और फिर वाटर भी निकल जाता है। अब क्लास 8 या 9 में इसे आप डिटेल से पढ़े होंगे। क्लास 10 में बस ये रिएक्शन याद रखिएगा, ये रिएक्शन आता है डायरेक्ट, आप इतना याद रखिएगा 6CO2 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट का प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट जो हो गया किसका रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है कैटलिस्ट का, ये रोल प्ले कर रहा है किसका, कैटलिस्ट का। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। मैं एक दो और इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूँ जिसे आप घर पर ट्राई करिएगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है। अगर नहीं आए तो कमेंट में जरूर लिखेगा, मैं उसे बैलेंस करके नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट देगा। तो इसे आप बैलेंस करके देखिएगा। अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो सही है, नहीं बैलेंस है तो आप अपने से चेक कीजिएगा और फिर बैलेंस कीजिएगा। देखिए ये रिएक्शन हो गया, लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो क्या देता है। ये क्लास 10 में ही ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है जी, ये जब आप 11 में या 12 में जाएगा तो भी ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन का देखिए बहुत जगह N2O NO2 N2O2 इस तरह। तो हमेशा याद रखिएगा NO2 मिलता है जी, NO2 मिलता है, हमेशा याद रखिएगा NO2 मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे भी आप चेक कीजिएगा बैलेंस है तो सही है, नहीं तो बैलेंस करने का कोशिश करिएगा। मैं एक और दे रहा हूँ, ये आपका 3 रिएक्शन हो गया जी, इससे आप बैलेंस करने का कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में हमसे जरूर पूछ लीजिएगा।